नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स, उसमें पॉलिटी की हमारी क्लास है। आज हमें पढ़ना है प्रीएम्बल, मतलब आज से हम अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड मेकिंग ये वाला पार्ट देखा है। ठीक, धीरे धीरे हम इसमें नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ा देंगे। नोट्स आपको हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिए जा रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पार्ट वाइज PDF, क्लास वाइज। एंड जब कंप्लीट हो जाएगा आपका एक सब्जेक्ट तो उसकी कंप्लीट बुक आपको वो भी ई बुक के फॉर्म में अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक, वेबसाइट पे भी ये अवेलेबल है, लेकिन आपको अलग से उनको परचेज करने की जरूरत नहीं है, वो सब इसी कोर्स में आपका शामिल है। देखिए, तो प्रीएम्बल हमको पढ़ना है, प्रस्तावना। प्री का क्रैश कोर्स है तो हम प्री के हिसाब से कवर करेंगे अभी, है ना। मेंस का मेंस के क्रैश कोर्स में देखेंगे। वैसे ये प्री और मेंस दोनों के लिए ही काम का है। मेंस में प्रस्तावना से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? पहला, फिलोसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है फिलोसफी पे। ठीक, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, संवैधानिक नैतिकता, इस पे तो सेकंड पेपर में भी क्वेश्चन आया है। एंड फोर्थ पेपर में, एथिक्स के पेपर में, इसमें 2 बार क्वेश्चन आया। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वो भी प्रीएम्बल में ही पढ़ा जाता है मेंस में, है ना। और तीसरा, मेंस में यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया कि ये जो शब्द हैं प्रस्तावना में, रिपब्लिक के एडजेक्टिव, तो उसमें 4 एडजेक्टिव लगे हैं शुरू में, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो इनके मीनिंग पूछे थे और पूछा था कि क्या ये आज के सिनेरियो में भी डिफेंडेबल है, इस तरह से। तो 3 चीजों की पर क्वेश्चन मेंस में आ जाता है। फिलोसफी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी थोड़ा सा सेम है, बस आंसर लिखने का तरीका बदल जाता है। ठीक, तो ये पार्ट हम अभी नहीं कवर करने वाले, बस हमने आपको बता दिया कि हाँ भाई ये चीज मेंस के लिए भी काम किया। तो प्री के हिसाब से देखेंगे तो सबसे पहले ओरिजिन में कि ये कंसेप्ट कहां से आया कि संविधान से पहले प्रस्तावना होनी चाहिए, किस देश से? तो यूएसए, याद रखेंगे। प्रस्तावना का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न टाइम में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया और फिर वहां से बाकी देशों ने भी प्रस्तावना अपने अपने संविधान में जोड़ी। ठीक, तो हम कह सकते हैं इंडिया में भी जो प्रीएम्बल का कंसेप्ट है वो वहां से प्रभावित। ठीक, कंसेप्ट। दूसरा, इंडियन ओरिजिन की बात करें कि हमारे प्रस्तावना कब से थी, तो जब संविधान सभा काम कर रही थी, हम पढ़ चुके हैं पहले, तो उसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हमने बताया था आपको, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत करा था, मे बी 13th वाली जो मीटिंग थी उसमें, ना, उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो इसमें हमारे संविधान के उद्देश्य थे कि हम कैसा संविधान रखेंगे। ये हमने नोट्स में रखा है आपके पढ़ने के लिए, यहाँ से कि आप चाहो तो वो मुश्किल से आधे पेज का है, पूरा पढ़ सकते हो। उसमें क्या था, डायरेक्ट उसके कंटेंट से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट फॉर रीड ओनली वन टाइम आप उसको कर सकते हो। तो ये जो उद्देश्य प्रस्ताव थे, कुछ उद्देश्य निर्धारित किए गए, फिर संविधान बनाना शुरू करा गया, फिर वहां पे वाद विवाद हुए होंगे। कुछ उद्देश्य लगा होगा कि नहीं ये गलत है, उन्हें चेंज करना पड़ा होगा, कुछ नए जोड़ने पड़े होंगे, है ना। कुछ नई चीजें यहां संविधान में जुड़ी होंगी। तो इसका मतलब ये जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव था और जो फाइनली हमारा संविधान बना, है ना, जो 26 नवंबर 1949 को जिसपे हस्ताक्षर हुए, फिर जिसपे 24 जनवरी को हस्ताक्षर हुए फाइनल पे और ड्राफ्ट पे, तो वो उद्देश्य से 100% थोड़ा अलग होगा, क्योंकि बीच में तो इतना लंबा डिस्कशन चला। तो संविधान पास करने के बाद फिर उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान के हिसाब से बदला गया। समझ रहे हो आप? पहले उद्देश्य प्रस्ताव के हिसाब से संविधान लिखा गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसके हिसाब से अपना कॉन्स्टिट्यूशन, बट इसमें जब वाद विवाद में कुछ नई चीजें जुड़ी तो इसके हिसाब से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बदला गया। और संविधान अपनाने के बाद सबसे लास्ट में जो फाइनल डॉक्यूमेंट अपनाया गया वो ये था
ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का जो अमेंडेड फॉर्म होगा, जो संशोधित रूप होगा, वो हमारा प्रस्तावना है। तो हमने इसको दोनों एस्पेक्ट में देख लिया कि कंसेप्ट यूएसए का ओरिजिन है और भारत में क्या है, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था उसका अमेंडेड रूप है, और ये बाद में अपनाया गया है सारा संविधान अपनाने के बाद। क्योंकि हमारा संविधान इस पे बेस्ड है, इसमें हमारे संविधान की वैल्यूज हैं, विजन है ना, तो जो फिलोसफी है हमारे संविधान की वो इसमें कंटेन है, तभी हमने बोला फिलोसफी, कॉन्स्टिट्यूशन, मॉरलिटी पे क्वेश्चन आते हैं। तो N.A. पालखी वाला है, उन्होंने इसको बोला है द प्रीएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहचान पत्र होता है ना, जिसे देख के पहचान होती है आप कौन हो। तो ऐसे प्रस्तावना को देख के संविधान का आइडिया लगाया जा सकता है कि कैसा होगा। तो हमारा प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र है। ये किसने बोला है? N.A. पालखी वाला। ऐसी चीजें प्रीलिम्स में आ जाती हैं, हम केवल प्रीलिम्स का इसको भी देख रहे हैं। पहला हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओरिजिन इसका। दूसरा अब हमें प्रस्तावना देखनी है। इतनी छोटी सी प्रस्तावना है, उस पर इतने ज्यादा क्वेश्चन आए हुए है ना। तो एक एक करके समझते हैं और कहां किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम देखते रहेंगे। तो हमारी प्रस्तावना ऐसे शुरू होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो इसका एक मीनिंग है, हम भारत के लोग। संविधान सभा इकट्ठी हुई है और वो संविधान बना रही है और संविधान को अपना रही है, लेकिन वो ये नहीं लिख रहा है कि हम संविधान सभा एकत्रित होते हैं और इसको स्वीकार करते हैं या ऐसा लिखते हैं संविधान। वो कह रहे हैं हम भारत के लोग। तो ये शब्द क्यों यूज करा गया है? ये दिखाने के लिए कि जो अल्टीमेट पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कहां से मिलती है? इंडियन पीपल से मिलती है ना। तो ये इस बात को दिखाता है। इन सबके मीनिंग हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं। कह रहे हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलमली रिजोल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, भारत को क्या बनाने की बात कर रहे हैं? इनटू अ सोवरेन, यानी कि संप्रभु, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। भारत को एक रिपब्लिक बनाने की बात कर रहे हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं, उसके रूप में उसका गठन करना चाहते हैं। कैसा रिपब्लिक? तो रिपब्लिक की विशेषताएं बताई गई हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेकुलर रिपब्लिक, है ना, सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड सोवरेन रिपब्लिक बताया। मेंस में क्वेश्चन आ गया इस पे। तो अभी हम इन सबके मीनिंग देखेंगे। पहले हम यहां से देखते हैं किस एक जनरल क्वेश्चन, फिर बाद में हम इनके मीनिंग में जाएंगे। तो यहां पे ये ऑर्डर काम का है। आप यकीन नहीं मानोगे, 7-8 से ज्यादा बार क्वेश्चन ऑर्डर पे ही आया हुआ है, बल्कि और 10 से ज्यादा बार, है ना। तो ऑर्डर याद रखने के देखो दो तरीके हैं आपके पास। एक तो जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1950 में, उसमें 3 शब्द थे। देखो तो कौन कौन से 3 शब्द होंगे आप सोच के बताओ? सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यानी कि संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य। संप्रभु, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाना था, है ना। तो ये तीनों तो ऐसे ऑर्डर में आएंगे, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके बीच में 2 शब्द जोड़े गए हैं। एक शब्द जोड़ा गया है सोशलिस्ट और दूसरा सेकुलर, तो वो दोनों यहां जोड़े गए हैं, ट्रिपल एस। तो बस आपको ये याद रखना है कि सोशलिस्ट और सेकुलर में कौन पहले जुड़ा, मतलब पहले नंबर पे जुड़ा है। जुड़े तो दोनों साथ में ही है एक ही संविधान संशोधन से। तो पहले सोशलिस्ट है, फिर सेकुलर है। पहले समाज होगा तभी तो वो धर्मनिरपेक्ष होगा, है ना। तो ओरिजिनल पोजीशन आप याद रखो कि सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और फिर डेमोक्रेटिक से पहले 2 एस और आएंगे, तो उसमें पहले समाज आएगा या पहले धर्म आएगा? तो पहले समाज फिर धर्म। तो पहले सोशलिस्ट एंड सेकुलर, है ना। तो इससे आपके 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपको ये 5 का ऑर्डर याद हो गया, ऊपर से इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि 1950 में क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या पोजीशन थी,
और फिर 42वें संविधान संशोधन के बाद 1976 के बाद क्या पोजीशन हो गई, है ना। तो 1950 से 1976 तक, जब तक 42वां संविधान संशोधन नहीं हुआ, तब पोजीशन ये थी कि भारत था एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक SDR। 1976 में संविधान संशोधन होने के बाद 2 शब्द जोड़ दिए गए, तो हम क्या बन गए, SSSDR। ये 2 SS जुड़े हैं बीच वाले, बस अब इनमें याद रखना है कि ये जो पहला वाला S है वो है सोशलिस्ट समाजवादी, और दूसरा वाला सेकुलर पंथनिरपेक्ष या कहीं कहीं धर्मनिरपेक्ष, जो भी अभी आप समझ लो उसका ना, हिंदी में अलग अलग शब्द यूज होते हैं, वैसे उनके दोनों के मीनिंग में भी थोड़ा अंतर है। ऑर्डर याद रखना है, अभी तक याद है। एक दूसरा तरीका क्या है हिंदी में इस ऑर्डर को याद रखने का, अभी हमें पता चला SSSDR ये ऑर्डर है, यह सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। देखो हिंदी में है ये संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, इसको पंथनिरपेक्ष भी बोल सकते हैं, एंड लोकतांत्रिक और गणराज्य। दिस ऑर्डर पे क्वेश्चन आता है तो हम ऑर्डर देख रहे हैं, इसको ऑर्डर में याद रखना है, पहले क्या आएगा दूसरे, तो ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे डन। तो आप सोच के बताओ, देखना एक ऑर्डर है। सबसे पहले इस दुनिया, इस सृष्टि का कोई बनाने वाला होगा, हमने उसको कुछ देर के लिए बोल दिया प्रभु। उस प्रभु ने इस समाज को बनाया, प्रभु ने समाज को बनाया। फिर समाज के लोगों ने क्या करा, अपने अपने धर्म बनाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना। ईश्वर ने अगर ऐसे विभेद करके बनाना होता तो वो फिर कुछ ना कुछ पहचान देके भेजता, हिंदू और मुस्लिम की कोई पहचान होती, प्राकृतिक पहचान, है ना। तो ये लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने धर्म बनाए, है ना, प्रभु, समाज, धर्म, ठीक। और वो धर्म के आधार पर लोग आपस में लड़ते रहते हैं। तो पहले प्रभु आएंगे, फिर समाज आएगा, फिर धर्म आएगा, फिर लोग आएंगे, है ना। तो ये ऑर्डर बन गया। और गणराज्य तो सबसे लास्ट में ही है, ये सब तो एडजेक्टिव है, इसकी विशेषता बता रहे हैं, गणराज्य तो नाउन है। इतना क्लियर है। तो अभी हमने बस प्रस्तावना की एक लाइन देखी और उसमें हमने देखा कि 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। एक क्वेश्चन की ये जो बी द पीपल ऑफ इंडिया है, यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ये बताता है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है संविधान सभा को या संविधान को, वो लोगों से मिलती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। दूसरा ऑर्डर पे क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा 1950 में क्या स्थिति थी और अभी क्या स्थिति है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो 2 शब्द जुड़े हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, ये किस संविधान संशोधन से जुड़े हैं, 42 में से। इन 5 में कौन से 2 जुड़े हैं, मतलब एक लाइन और उससे इतने तरह के क्वेश्चन, है ना। और अभी यहां खत्म नहीं हुआ है, अभी इसी लाइन में संप्रभु का अर्थ क्या है, समाजवादी का अर्थ क्या है, धर्मनिरपेक्ष, इन पे भी क्वेश्चन आ जाता है। डन। तो प्रस्तावना एक ऐसी चीज है कि एक एक लाइन पे बहुत बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी तक हमने बता दिया आपको क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। ऑर्डर का क्वेश्चन हमने देख लिया, 50 की स्थिति और 42वां संविधान संशोधन के बाद की स्थिति देख ली। इस एक लाइन में, पूरी प्रस्तावना में तो 3 शब्द जुड़े थे, इस एक लाइन में कौन से 2 नए शब्द 42वें संविधान संशोधन से जुड़े, है ना। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, ये हमने देख लिया। हम भारत के लोग, उस पर भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी हमने देख लिया। अब इनके सबके मीनिंग और देख ले रहे हैं, जो जो हमने पढ़े। SSSDR, सोवरेन यानी कि संप्रभु। तो देश के रेस्पेक्ट में ध्यान रखना, देश के रेस्पेक्ट में संप्रभु कोई भी हो सकता है। आप ऐसे कहो, क्या हमारी संसद संप्रभु है, क्या हमारी कार्यपालिका संप्रभु है, न्यायपालिका संप्रभु है, देश संप्रभु है। संसद को संप्रभु तब बोलेंगे जब कि संसद की शक्ति असीमित हो, उस पर कोई रोक टोक ना हो, है ना। ये क्वेश्चन भी है, मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है कि इंडियन पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है, उसकी पावर लिमिटेड है। तो सोवरेन शब्द किसी ने भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने देश के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं कि हम एक भारत को कैसा बनाएंगे, रिपब्लिक, सोवरेन रिपब्लिक। तो देश के रेस्पेक्ट में सोवरेन का अर्थ है एक ऐसा देश जो अपने बाहरी
और आंतरिक सभी निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के स्वयं से लेता हो, तो उसको बोलते हैं सॉवरेन कंट्री, है ना, कि वो अपने इंटरनल एक्सटर्नल सभी मामले मैनेज करने के लिए फ्री हो, किसी दूसरे देश के दबाव में ना हो। आसान है, सॉवरेन की डेफिनेशन कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। ठीक, दूसरा आता है सॉवरेन के बाद में फिर सोशलिस्ट, समाजवादी। तो समाजवादी देश किसको बोलेंगे ना, पहले तो ये ध्यान ही रखना है, ये दोनों शब्द नए जुड़े हैं ना 42वें संविधान संशोधन से। देखो, तो ब्रॉडर कैटेगरी में हम देशों को दो तरह से बांट सकते हैं, एक साम्यवादी देश, एक पूंजीवादी। ये कम्युनिस्ट कंट्री होती है और ये कैपिटलिस्ट। यहां प्राइवेट सेक्टर ये ज्यादा होता है, गवर्नमेंट बहुत लिमिटेड होती है, और यहां गवर्नमेंट सेक्टर होता है केवल, सरकारी स्कूल, सरकारी बस, सरकारी डॉक्टर, यहां सब कुछ सरकारी होगा, निजी संपत्ति होती ही नहीं किसी की। तो ये समाज में इक्वलिटी को बढ़ावा देता है। जब निजी संपत्ति नहीं होगी तो ऐसा थोड़ा ना कोई खरीद के बहुत, है ना, संपत्ति को स्टोर करके वो कोई बहुत अमीर हो जाएगा, कोई बहुत गरीब रह जाएगा, निजी संपत्ति होती नहीं। ये सब थियोरटिकली है ना, आज की डेट में कोई देश इस तरह की इस कैटेगरी में नहीं मिलेगा, ना पूरा साम्यवादी ना कोई पूरा पूंजीवादी, थियोरटिकल हम आपको बता रहे हैं। ये फ्रीडम को बढ़ावा देते हैं कि भाई मेहनत करो, जो जितनी मेहनत करेगा उतना आगे बढ़ेगा। दोनों की वैल्यूज हैं, एक तरह से देखें तो फ्रीडम भी अच्छा है, एक तरह से देखें इक्वलिटी भी अच्छा है, दोनों अच्छी वैल्यूज पे डिपेंड करते हैं, मतलब बेस्ड है ना। बट इस सिस्टम में क्या है, असमानता बहुत ज्यादा आ जाती है, ये इस पे ध्यान नहीं देता। ठीक, और इस सिस्टम में ग्रोथ ज्यादा नहीं हो पाती। आप मान लो आपका सरकारी स्कूल है, सरकारी कोचिंग है, तो आप फिर आपको तो कुछ भी पढ़ाओ उतनी ही तनख्वाह मिलनी है। प्राइवेट में आदमी मेहनत करता है ना, कि उसको आगे बढ़ना है तो वो मेहनत करता है, अच्छा करता है तो वो आगे बढ़ता है। तो यहाँ ग्रोथ, विकास थोड़ा धीमी गति से होता है। ठीक, तो समाजवादी का कुछ ये भी नहीं होता है, लेकिन वो साम्यवादी की एक हार्डकोर स्टेज नहीं होती, उससे मिलती जुलती होती है समाजवादी स्टेज, है ना, जो इस इधर की तरफ ज्यादा झुकी हो। डन, अभी के लिए बस आप इतना समझ लो, है ना, कि समाजवादी जो है वो कम्युनिस्ट की तरफ ज्यादा झुका होता है। इसका मतलब कुछ क्षेत्र सरकार ने जो है अपने लिए सुरक्षित कर रखे हैं और उसमें केवल सरकार ही हो सकती है। डन, तो भारत ने खुद को सोशलिस्ट लिखा, है ना, और भारत के कुछ लोगों ने डिफाइन करा कि भारत का जो सोशलिज्म है वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, और हम उन्हीं चीजों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, नेशनलाइजेशन करेंगे जो जरूरी हो। समझना जरा एक बार, अगर कोई चीज किसी निजी क्षेत्र में है, प्राइवेट क्षेत्र में है, मान लो हमारी कंपनी चल रही है और सरकार उसको खरीद दे और उसको सरकारी कोचिंग बना दे, तो हम कहेंगे कि हमारी कोचिंग का सरकार ने क्या कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया, है ना। तो इंदिरा गांधी बतौर प्राइम मिनिस्टर कह रही हैं कि हमारा डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है और हम उसी चीज का नेशनलाइजेशन करेंगे जिसका जरूरी समझे, देश के हित में समझे। यहां तक क्लियर है। तो ये करने से कि कुछ ही चीजों का राष्ट्रीयकरण किया गया, है ना, और भारत में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को अनुमति दी गई, लेकिन कुछ क्षेत्रों में केवल सरकारी हो सकते थे। आजादी के समय में भी ये शायद इकोनॉमिक्स में देखेंगे समथिंग 30, नियर अबाउट 30, और अभी तो ये घट के बहुत कम रह गया है, मुश्किल से एक क्षेत्र है ना, रेलवे क्या है, एटॉमिक एनर्जी, एंड रेलवे में भी ऑपरेशन तो अब प्राइवेटाइजेशन हो ही गया है ऑपरेशन के फील्ड में, ना।
तो भारत इधर से इधर की तरफ गया है, खासकर 1991 के बाद से। 1976 में संशोधन करके हमने जब ये शब्द लिखा तो हम इस पे फोकस कर रहे थे, लेकिन 1991 के बाद से अब एलपीजी रिफॉर्म हुए, अब हम थोड़ा थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगे। संविधान में अभी भी हमारे सोशलिज्म लिखा हुआ है प्रस्तावना में। ओके, ठीक। अब यहां से एक बात ये समझ में आती है, मतलब प्री में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी आ सकता है, कि जो 42वां संविधान संशोधन था जिसने ये सोशलिस्ट या समाजवादी शब्द जोड़ा, उसने जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल समाजवादी सिद्धांत, उनको ज्यादा एक्सप्लिसिट बना दिया, मोर एक्सप्लिसिट, अधिक स्पष्ट कर दिया, या परोक्ष क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर दिया है ना। तो और नीचे कोई विकल्प बना दे, ये तो मेंस में आ सकता है कि स्पष्ट कीजिए, या प्री में आएगा तो कि निम्नलिखित में से कौन से जो प्रावधान थे वो पहले से समाहित थे। अधिक, पहले इसका मीनिंग समझो, मोर एक्सप्लिसिट, कि पहले छुपे तौर पर भी हम थे, हमने प्रस्तावना में लिखा नहीं था हम समाजवादी हैं, लेकिन हम समाजवादी थे। तो बताओ फिर वो कौन से समाजवादी सिद्धांत थे, कहां पे लिखे हुए थे? तो डीपीएसपी में लिखे हुए थे कि धन का संकेंद्रण नहीं होने देंगे, अर्थव्यवस्था को ऐसे चलाएंगे कि सबके हितों, और ये सब चीजें है ना, रोजगार देंगे, ये सब चीज, ये समाजवाद को तो दर्शाती हैं। डीपीएसपी में बकायदा पढ़ते हैं कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल कौन कौन से, समाजवादी, गांधीवादी, उदार बौद्धिक, पढ़ते हैं ना। तो इसका मतलब भारत पहले से समाजवादी देश था, बस प्रियम्बल में सोशलिस्ट लिख देने से 42वें संविधान के बाद हमने इस फीचर को ज्यादा एक्सप्लिसिट कर दिया कि अब सीधे सीधे पता चल रहा है कि हमने लिख दिया प्रस्तावना में कि लो हम समाजवादी हैं, हो गया ना मोर एक्सप्लिसिट, डन। तो इसका डीपीएसपी से लिंक करके डी में क्वेश्चन बन सकता है। तो हमने दो चीजें समझ ली, संप्रभु मतलब हम अपने निर्णय खुद से लेते हैं, समाजवादी, और हमारे यहाँ कैसा है, मिश्रित समाजवाद। इसका मतलब हमारे यहाँ निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र होते हैं। इसमें हमने विचलन देख लिया कि अभी हमारा पूंजीवाद की तरफ 1991 के बाद से थोड़ा सा विचलन है, और 42वें संविधान संशोधन से इसको जोड़ा गया था, उसने इसको अधिक स्पष्ट करा था। डीपीएसपी में तो अभी भी वो फीचर्स हैं, ठीक। फिर क्या आता है इसके बाद में, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर। ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन से जुड़ा है ना। तो इसका क्या अर्थ है, देखो तो दो तरह के राज्य हो सकते हैं। एक राज्य हो सकता है एथिस्टिक स्टेट या नास्तिक, है ना, या नास्तिक राज्य। ये सभी धर्म का विरोध करता है, डन, कि किसी भी धर्म को जो है पब्लिकली मानने की, या उसके जो है जो भी प्रदर्शन, ये सब कहेंगे कि वो जो धर्म है वो आपके व्यक्तिगत विकास का मामला है, सार्वजनिक तौर पे आप व्यक्त नहीं कर सकते। तो जैसे अपने यहाँ होली, दिवाली, ये सारी चीजें सार्वजनिक तौर पे मनाई जाती हैं, मुहर्रम का जूस निकाला जाता है, ईद मनाई जाती है, ऐसे नहीं कर सकते वहां पब्लिक प्लेस पे। वो सभी धर्म का विरोधी है। कह रहा है कि धर्म जो है वो व्यक्तिगत विकास का लिए है, तो अपने अपने विकास के लिए अपने घर में किसी और को परेशानी ना हो, इस तरह से पालन करो। दूसरे थियोक्रेटिक स्टेट, यानी कि धार्मिक राज्य। तो ये अपना बकायदा धर्म घोषित करते हैं। जैसे मान लो पाकिस्तान है, वो इस्लामिक स्टेट है, तो फिर धर्म घोषित करने से क्या हो जाता है कि वहां का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो, जैसे धर्म के सिद्धांत होते हैं, तो वो उन धार्मिक किताबों पे आधारित होगा, है ना। अगर कोई हिंदू राज्य है तो उसका शासन में जो तत्व होंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी होंगी, वो हिंदू धर्म से प्रभावित होंगी, डन। तो ये थियोक्रेटिक स्टेट्स होते हैं। तीसरे स्टेट, तो एक बिल्कुल नहीं मानना, एक पूरी तरह से उस धर्म के हिसाब से अपना शासन चला रहा है। तीसरे हैं सेकुलर। अब ये दो हैं, पॉजिटिव, निगेटिव। सेकुलर पॉजिटिव जो है वो ये है कि धर्म, राज्य कहता है मेरा
धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई धर्म नहीं होगा। लेकिन और व्यक्ति जो धर्म मानना चाहें, पालन करना चाहें, वो कर सकता है ना। पूजा पाठ जुलूस अपने हिसाब से उसको जो ठीक लगे वो कर सकता है विद गवर्नमेंट। मतलब कि जैसे कुछ जुलूस निकालना है तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, है ना, जिससे कि वो उसको प्रोटेक्ट कर पाए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाए। ठीक, तो राज्य कह रहा है मेरा धर्म नहीं है और मैं किसी और के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, जिसको जो मानना है वो मानो। पॉजिटिव सेकुलर, है ना। निगेटिव वाले में बंदिशें बहुत होती हैं। राज्य कहता है मेरा धर्म नहीं है और मैं तुम लोगों को भी पब्लिकली ये सब काम नहीं करने दूंगा, है ना। तो वो ऐसे धर्म का बहुत विरोधी नहीं है, लेकिन वो पब्लिकली इन चीजों की मनाही करता है। तो इंडिया में ये पॉजिटिव सेकुलरिज्म है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता और वो दूसरे लोगों के धर्म में हस्तक्षेप नहीं करता। अभी हमने जनरल सेंस में इसको समझा। जब हम आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पढ़ेंगे तो अभी जो हमने जनरल सेंस ये जाना, उसके कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, कि अगर आपकी धार्मिक मान्यताएं किसी दूसरे के अदर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करने लगे तो रोका जा सकता है ना। वैसे सबको अपना धर्म मानने की छूट है। चलो, तो ये हमने सेकुलर देख लिया। डन। ये भी 42वें संविधान संशोधन से जो है जुड़ा है। अब यहां से भी एक बात सामने आती है, ये भी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। हमने 3 शब्द देखे, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, फिर डेमोक्रेटिक है एंड फिर रिपब्लिक। ये दोनों 42वें संविधान संशोधन से जुड़े। तो क्या जब तक सोशलिस्ट नहीं जुड़ा था, समाजवादी नहीं जुड़ा था, भारत समाजवादी देश नहीं था? आजादी के बाद से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ, तो हम तो समाजवादी थे, हमारे यहाँ तो सरकारी क्षेत्र था, है ना, कुछ क्षेत्रों में सुरक्षित था। तो 1976 के बाद फिर क्या बदल गया? तो हमने बताया, मोर एक्सप्लिसिट कर दिया, स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि हम समाजवादी हैं। और पहले से भी समाजवादी फीचर थे, तो कहां पे थे याद रखेंगे पीढ़ी के लिए, डीपीएसपी में। सेम ऐसे क्या 42वें संविधान संशोधन में जब 1976 में ये शब्द जोड़ा गया, उससे पहले हम पंथ निरपेक्ष नहीं थे? तब भी थे। तो 42वें संविधान संशोधन ने भारत में पंथ निरपेक्षता या सेकुलरिज्म को और ज्यादा एक्सप्लिसिट या स्पष्ट कर दिया। तो इसमें भी यही क्वेश्चन बनता है कि पहले कहां थे, फिर कहां लिखा था संविधान में कि पंथ निरपेक्ष होंगे? शब्द यूज नहीं करा गया था, लेकिन ऐसे फीचर्स थे जिनके आधार पे कोई भी उनको पढ़ के कहेगा कि अच्छा, भारत तो फिर पंथ निरपेक्ष थे। तो फंडामेंटल राइट, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 25, 26, 27, 28, है ना। इनको पढ़ के पहले भी कोई बोलता ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में भी कि हम सेकुलर है, तो ये दोनों शब्द इनको और अधिक स्पष्टता देने के लिए लाए गए। डन। यहां लिंक करके प्री में कुछ बन सकता है। अब आता है डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इनको एक साथ समझेंगे, है ना। लोकतांत्रिक और गणराज्य। ठीक है। लोकतांत्रिक का मीनिंग आपको पता होगा, है ना, कि इसमें कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, लोगों की सरकार, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा। तो जब हमारे ही चुने प्रतिनिधि हमारे लिए शासन चलाएं, डन, और वो हमारे प्रतिनिधियों के द्वारा शासन चलाया जाए, तो उसको लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र का मतलब है कि हम पे कोई, पहली बात तो विदेशी शक्ति का शासन नहीं है, हमारे ऊपर हमारे ही बीच के लोग शासन करेंगे, वो हमारे द्वारा चुने गए होंगे और वो हमारे लिए काम करेंगे। हमने चुना है और हमारे लिए काम करना है और हमने हमारे ही बीच से चुना है, डन। तब उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोला जाता है। बहुत शॉर्ट में आप समझ लो कि चुनी हुई सरकार होनी चाहिए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड
ऑफ द पीपल ये आपने सुना ही होगा, मे बी शायद अब्राहम लिंकन का कोट है ना। और रिपब्लिक क्या होता है? किसी देश का जो प्रमुख है अगर वो जनता के द्वारा चुना जाता है तो उस देश को गणराज्य कहा जाता है। तो भाई इन दोनों में अंतर क्या हो गया? फिर दोनों में क्या अंतर हो गया? इसमें भी जनता के द्वारा चुने हुए, इसमें भी जनता के द्वारा चुने हुए। ये है बेसिक क्लियर करना। अगर आप ऐसे घर पे पढ़ोगे, सोचोगे क्या अंतर क्या है, फिर आपका बेसिक क्लियर होगा, फिर आप प्री में गलती नहीं करोगे, वरना आप फिर पेपर करते समय कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इनमें क्या अंतर है। डन। तो आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है ब्रिटेन, एक एग्जाम्पल है इंडिया। यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, थोड़ी देर के लिए हम लोकसभा ले रहे हैं, इनका भी लोअर हाउस ले रहे हैं, इनका भी लोअर हाउस। तो वहां जो एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक, या यहाँ पे जो एमपी है उसको मे भी कुछ भी बोलते हो ना, इनका इलेक्शन हुआ, डायरेक्ट इलेक्शन, इनका भी डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, जनता ने भाग लिया इस वोट में, ये लोग चुने। तो हमने चुना, हमारे बीच में से ही कुछ लोग खड़े हुए थे, जो भारत के नागरिक हैं वही खड़े हो सकते हैं चुनाव में ना। तो हमारे बीच में से ही लोग चुने गए, हम में से, और अब वो हमारे हित में काम करेंगे, कानून बनाएंगे संसद में बैठ के। उन्होंने शपथ ली है इस बात की संविधान का मेंबर बनते समय ना, कि जनता के हित में काम करेंगे। तो ये जो हमने इन लोगों को चुना और ये अब हमारे ऊपर कानून बनाएंगे ये सब, तो ये दिखा रहा है कि भारत में और ब्रिटेन में क्या है, लोकतंत्र दोनों ही देशों में डेमोक्रेसी है, क्योंकि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझ में आया? अब जो ब्रिटेन में हेड ऑफ द स्टेट है, जिसके सिग्नेचर करने से कानून लागू होते हैं, वो अभी भी राजा या रानी है, और फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा। तो ब्रिटेन में डेमोक्रेसी तो है, लेकिन ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि उसका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो चुना नहीं जा रहा। तो रिपब्लिक तब कब बोलते हैं? जब केवल हेड ऑफ द स्टेट की बात चल रही हो, कि हेड ऑफ द स्टेट चुना गया है तो रिपब्लिक है, नहीं चुना गया तो रिपब्लिक नहीं है। तो ये कैसा है? डेमोक्रेटिक है, लेकिन मोनार्की है यहां पे। डन। इंडिया में क्या होता है? जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है यानी कि प्रेसिडेंट, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, और यूएसए में क्या होता है? उसका डायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो यूएसए में लोग चुने जा रहे हैं और वहां का हेड ऑफ द स्टेट भी चुना जा रहा है, तो यूएसए भी एक रिपब्लिक हुआ, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हुआ। इलेक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा लेजिस्लेचर है, इसका इलेक्शन हो रहा है, डायरेक्ट इलेक्शन है ना। इनडायरेक्ट इलेक्शन में भी बोल ही सकते हैं, वो भी जनता के ग्रुप के द्वारा चुना जाता है, तब तो हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। और हमारा हेड ऑफ द स्टेट जैसे प्रेसिडेंट, अगर वो चुना हुआ है तब बोलते हैं रिपब्लिक, गणराज्य। सॉरी, तो बताना, भारत गणराज्य भी है क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट का इलेक्शन हो रहा है, इनडायरेक्ट इलेक्शन, और भारत डेमोक्रेसी भी है क्योंकि चुनी हुई सरकार का शासन है। यहां तक क्लियर है? रिपब्लिक के कुछ मीनिंग और भी होते हैं इससे अलग। डेमोक्रेसी तो बस इतना है, चुनी हुई सरकार अपने बीच से चुनी हो और हमारे लिए ही काम करे, ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। रिपब्लिक के दो मीनिंग मिलेंगे आपको। पहली बात, जो हेड ऑफ द स्टेट है या जो देश का प्रमुख है वो चुना जाता है, ये पहली बात है केवल। दूसरी चीज है कि कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त समूह नहीं होता, प्रिविलेज्ड कम्युनिटी नहीं होती कि इनमें से ही कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है या उसको विशेष अधिकार प्राप्त है। मान लो हम ऐसे तो बोल दें कि देश का प्रमुख चुना हुआ होगा, लेकिन साथ में ये बोल दें कि
कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर एरिया की उसी एरिया से चुनेंगे या किसी परिवार को बोल दें कि उस परिवार से ही चुना जाएगा हर बार, तब क्या रिपब्लिक हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि आपने उस परिवार को, उस समूह को, उस जाति को, उस धर्म को, उस क्षेत्र को विशेषाधिकार दे दिया कि तुम में से ही राष्ट्रपति चुना जाएगा। तो विशेषाधिकार प्राप्त समूह नहीं होना चाहिए, सबको चुने जाने का अधिकार होना चाहिए, और समाज में किसी को भी किसी प्रकार के विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। तभी सही मायनों में रिपब्लिक हो सकता है। अगर ये वाला पॉइंट हो और ये वाला ना हो तो मान लो एक ही परिवार है, उसी में से बार बार चुनते रहो। चुनो, इलेक्शन करो, लेकिन उन्हीं 5 लोग में से करो, या उसी जाति से करो, उसी धर्म से करो, उसी क्षेत्र से करो। सोच के बताओ, तब क्या यहाँ कि हमारा प्रमुख चुना हुआ होता है ये कहने का कोई मीनिंग रहेगा फिर? कि उसी आदमी के 3 बेटों में से चुन लिया तो वंशानुगत नहीं है, चुना गया तो मजाक बन जाएगा सब, है ना। तो गण राज्य में 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है रिपब्लिक में। पहला, प्रिविलेज समूह ना हो, विशेषाधिकार प्राप्त समूह ना हो, और दूसरा कि जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड हो। देखो भाई, प्रियम्बल में क्या जादू रहस्य है। कुछ लोगों को लगता है एक पेज है, ये भी हमने एक लाइन पढ़ी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। यहाँ इकट्ठे हुए हैं संविधान बनाने के लिए, एक ऐसा भारत बनाने के लिए, सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट, सॉरी गलत हो गया ऑर्डर, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो हमने यहाँ बताया क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑर्डर पे क्वेश्चन आ सकता है, 50 की स्थिति, अभी की स्थिति पे क्वेश्चन आ सकता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मीनिंग है वो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, और इन सब के क्या मीनिंग होते हैं इन पे क्वेश्चन आ सकता है। डन। और ये कौन से संविधान संशोधन से जुड़े हैं, कौन से शब्द जुड़े हैं, इन पे क्वेश्चन आ सकता है। इन संविधान संशोधन ने सोशलिस्ट को अधिक एक्सप्लिसिट कर दिया, उसको अधिक कर दिया, तो ऐसे क्वेश्चन ही आ जाएगा कि इस संविधान संशोधन में सोशलिस्ट शब्द जोड़ा, वो ज्यादा एक्सप्लिसिट हो गया, इससे पहले संविधान में कहां लिखा था, फिर नीचे 4 विकल्प दे दिए। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक ही लाइन पे कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जो जो आ सकता है हमने सब डिस्कस कर लिया। अब आप बहुत आराम से शांत दिमाग से सीधे क्वेश्चन करना, बिना फाइल पढ़े भी क्वेश्चन करने चले जाओगे ना तब भी आप कर लोगे, बट फिर भी आपसे आशा की जाती है कि आप एक बार अच्छे से फाइल पढ़ेंगे, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो लगे हैं फाइल में, पहले टॉपिक पढ़ोगे तो फिर क्वेश्चन आ जाएंगे। चलो, तो एक हमें पता चल गया कि क्या बोला इन्होंने संविधान सभा वालों ने, कि हमें रिपब्लिक बनाना है इंडिया को। कैसा रिपब्लिक? 4 तरह का, SSSD, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, अब ये कह रहे हैं हम भारत की जनता को क्या क्या देंगे, टू सिक्योर टू इट्स ऑल सिटीजन। भारत के जो जितने भी सिटीजन हैं उनको क्या सिक्योर करने कह रहे हैं? ध्यान रखना, सिटीजन को सिक्योर करना है, सभी जन को नहीं। इंडियन रेजिडेंट्स नहीं कि भारत में जो भी रह रहे होंगे चाहे विदेशी हो। भारतीय नागरिकों के लिए क्या देने का वादा करा गया है? तो नंबर 1, जस्टिस। कौन कौन सा जस्टिस? 3 तरह का। अब इसका नंबर भी याद रखना है, 3 जस्टिस। और कौन कौन सा जस्टिस है वो नाम भी याद रखने हैं, इन पे भी प्री में क्वेश्चन आता है। एक है सोशल जस्टिस, एक पॉलिटिकल जस्टिस, एक इकोनॉमिक जस्टिस, है ना। जस्टिस क्या होता है? न्याय, अन्याय का ना होना। तो ये सब आधार हैं। अगर आप सामाजिक आधारों पर, सामाजिक अधिकार क्या होते हैं? मेल फीमेल, है ना। तो जाति, धर्म, रंग, ठीक, ये सब सामाजिक आधार हैं। अगर आप इनके आधार पर भेदभाव कर रहे हो कि ये जाति ये कर सकती है, ये कर सकती है, ये धर्म ये कर सकता है, इस रंग वाले लोगों को ये लाभ मिलेगा, तो आप सामाजिक आधारों पर भेदभाव कर रहे हो। तो अगर हमने प्रस्तावना में लिखा है कि हम सोशल जस्टिस देंगे लोगों को, तो इसका मतलब हम इन सामाजिक आधारों पर कोई भेदभाव नहीं होने देंगे। डन। सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, जैसे पहले था कि भाई वोट वही आदमी डालेगा जो 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 टैक्स जमा करता हो, है ना। तो आर्थिक आधार पे आपने भेदभाव कर दिया भाई। और पॉलिटिकल भेदभाव नहीं होगा, हर आदमी को वोट डालने, चुनाव में खड़े होने, नेता चुने जाने, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनने जाने का छूट होगी। उन्हें उनके
धर्म, जाति या अन्य आधारों पर किसी भी तरह रोका नहीं जाएगा। तो पॉलिटिकल जस्टिस, तो आप ध्यान रखेंगे। अब यह तक हमने रिपब्लिक के 4 एडजेक्टिव देख लिए, और जस्टिस है 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह का जस्टिस, ये हमने देख लिया। फिर हमने फ्रीडम या लिबर्टी देने को बोला, स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रता है, इसे भी याद रखना पड़ेगा कौन से 5 प्रकार, है ना। तो देखते हैं कौन से 5 प्रकार, उसके लिए एक कहानी है। देखो हम ऐसे बता रहे हैं विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन कि शायद धर्म कैसे बने होंगे या उनका प्रतिपादन कैसे हुआ होगा। कोई एक आदमी ने बहुत लंबे समय तक यज्ञ तपस्या कुछ की होगी, उसके मन में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके सॉल्यूशन ढूंढना चाहता होगा, है ना। तो उसके मन में कुछ कुछ थॉट आए होंगे, थॉट, उसे लगा होगा उसके क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन मिल गए, दुनिया कैसे चल रही है, जीवन चक्र क्या है, सब उसने समझ लिया। उसने दिमाग में कुछ कुछ आंसर्स आए जो उसे अच्छे लगे कि शायद यही सॉल्यूशन है। उसने दूसरे लोगों को बता दिए, व्यक्त कर दिया उनको विचार, फिर विचारों की क्या कर दी, अभिव्यक्ति। और जिसको उसने बताया उसको सुन के बड़ा अच्छा लगा, उसने बोला हाँ हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, वो भी उससे लॉजिकली सेटिस्फाई था। डन। तो उसे विश्वास हो गया, बिलीफ हो गया उसका, है ना, विश्वास। और जब उस व्यक्ति का उन विचारों पे विश्वास हो गया तो उसने उसमें फेथ करना शुरू कर दिया, है ना। और फिर उसने उसके हिसाब से वर्शिप शुरू कर दी, यानी कि उपासना। फेथ क्या बनेगा, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। हाँ, जब 5 लोग उसको मानने वाले मिल गए, 10 लोग उस धर्म को मानने वाले मिल गए, उन बातों पे विश्वास करने वाले, तो वो धर्म बन गया जब उसमें समूह आ गया। और फिर अब वो लोग उस हिसाब से पूजा करते हैं। तो ऐसे ही तो एक साइकिल बनी होगी, पहले थॉट आए होंगे, फिर एक्सप्रेशन, फिर बिलीफ, कुछ लोगों ने बिलीव किया होगा, फिर एक पूरा फेथ बन गया होगा, है ना, एंड फिर लोगों ने वर्शिप स्टार्ट कर दी होगी। इसका ऑर्डर पे क्वेश्चन आता नहीं है कि लिबर्टी को ऑर्डर में बताओ, बट इनमें से कौन कौन लिबर्टी में है ये में भी आ सकता है ना। तो आप ध्यान रख लेंगे, लिबर्टी 5 तरह की है, कौन कौन सी है, दिमाग में लॉजिक में याद रखेंगे, फ्लो में थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। कोई भारी चीज नहीं है ना। रिपब्लिक के 4 एडजेक्टिव देख लिए, फिर जस्टिस देख लिया 3 तरह का, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये 4 एडजेक्टिव देख लिए थे, SSST, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक। फिर हमने लिबर्टी या फ्रीडम देख ली, स्वतंत्रता 5 तरह की, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इनके नंबर भी याद रखने हैं कि स्वतंत्रता 5 तरह की है, न्याय 3 तरह का है, और जो एडजेक्टिव है, एडिसेशन है, वो रिपब्लिक के 4 हैं। इसके बाद में फिर समानता है, इक्वलिटी। इक्वलिटी 2 तरह की है, 2 तरह की समानता की बात करी गई है ना। एक तो स्टेटस की, है ना, स्टेटस की समानता है, जैसे कि कोई किसी का बहुत बड़ा टाइटल है, राजा, महाराजा, अधिराज, ये सब है ना, और किसी का कुछ ऐसे नहीं। तो स्टेटस, प्रतिष्ठा, रेस्पेक्ट सबकी सेम वे में होगी, है ना, तो सबकी समान प्रतिष्ठा होगी। स्टेटस में इक्वलिटी हम मेंटेन करेंगे, ऐसा हमने प्रस्तावना में बोला है। अब वो होती हो ना होती हो वो अलग बात है ना। अभी तो प्रस्तावना में क्या लिखा है हम उसको याद कर रहे हैं ना। दूसरा, अपॉर्चुनिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको समान अवसर मिलेंगे। तो जब अपॉर्चुनिटी की बात चल रही है तो बेसिकली क्या, नौकरी में अपॉर्चुनिटी, है ना। तो जो सबको समान अवसर, सबको समान प्रतिष्ठा, ये 2 तरह की इक्वलिटी की बात की गई है। अब यहां पे थोड़ा ट्रिक बना के क्वेश्चन आ जाए कि भाई
डीपीएसपी में भी है, अपॉर्चुनिटी की बात की गई है डीपीएसपी में भी, मे बी 39 आर्टिकल में है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी की बात प्रियम्बल में भी की गई है, और अपॉर्चुनिटी की बात फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 में भी की गई है कि सबको नौकरी में समान अवसर मिलेंगे। लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है ना। अगर अपॉर्चुनिटी पे क्वेश्चन बनाए तो इतना वो डीप जाके बनाते नहीं, बट अगर बना दें और थोड़ा सा शब्दों का खेल करते हैं तो आपको पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी वाली बात चल रही है। यहां जो अपॉर्चुनिटी है फंडामेंटल राइट में वो खाली सरकारी नौकरी में है ना, गवर्नमेंट सर्विस की अपॉर्चुनिटी की बात है। यहां जो प्रियम्बल में है वो खाली अपॉर्चुनिटी की बात है, वो नौकरी से अलग भी है, बाकी चीजों में भी हमको अपॉर्चुनिटी देंगे, अवसर देंगे। और डीपीएसपी में सरकारी प्लस निजी दोनों नौकरी की बात है। जब हम आगे चलेंगे तब देखेंगे इनको डिटेल में ना, अभी हम हल्का सा डिस्कस कर दिया आपको, बस अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है। रिपब्लिक के 4 एडजेक्टिव, उनका ऑर्डर, वो कब जुड़े, ये सारी बातें। फिर जस्टिस 3 तरह का, फ्रीडम 5 तरह की, इक्वलिटी 2 तरह की। एक और चीज है फिर फ्राटर्निटी या भाईचारा, है ना, बंधुत्व। तो बंधुत्व तो भाई एक ही तरह का होता है। लिखा यहां ऐसे है कि ऐसा बंधुत्व जो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति, एक व्यक्ति की बात करें इंडिविजुअल की तो व्यक्ति की गरिमा, और देश की बात करें तो, ये तो व्यक्ति की बात करें तो गरिमा, देश की बात करें तो एकता, अखंडता, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। इसमें ये जो इंटेग्रिटी शब्द है, अखंडता, इसको बाद में जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन से। 3 शब्द जुड़े हैं, 2 हमने यहां देख लिए, एक ही अखंडता। तो एक ऐसा भाईचारा बढ़ाएंगे जो जिससे व्यक्ति की गरिमा बढ़े, सबके साथ रेस्पेक्टफुल बिहेव करें सब लोग, और दूसरा देश की एकता, अखंडता बढ़े। तो इनको 2 मत मानना। आप लोगों में भाईचारा बढ़ा दो तो उसी भाईचारे से दोनों चीजें आ जाएंगी, फिर लोग एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करने लग जाएंगे, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो जाएगी, डिग्निटी इंडिविजुअल की, और उसी से देश की एकता, अखंडता भी सुनिश्चित हो जाएगी। लड़ेंगे नहीं तो एक तो खुद सेपरेशन की फीलिंग नहीं आएगी अंदर, अलगाववाद की, हम अलग देश बनाना चाहते हैं, कोई कह रहा है मैं खालिस्तान बनाना चाहता हूं, कोई कुछ, है ना, नक्सलवाद की समस्या अलग है। नंबर 1 ये सब नहीं करेंगे, भाईचारा होगा तो। नंबर 2 कोई बाहर से हमला करेगा, सब मिलके सामना करेंगे, एकता अखंडता बढ़ी रहेगी, है ना। तो एक ही भाईचारे से दोनों चीजें सीखो, तो एक तरह की फ्रेटर्निटी। डन। तो ये हमने भाईचारे वाली बात देखी। अब यहां से एक बात और समझ लो आप, ये तो हमने बताया था नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये जो शुरू वाले 5 शब्द हैं, इनसे क्या पता चलता है, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी की, भारत की राजनीति कैसे चलेगी। तो हम सोवरिन हैं, हम सोशलिस्ट हैं, हम सेकुलर हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं, हम रिपब्लिक हैं। ये नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी है, और ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। नाम ही था ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे कि हम अपने देश की जनता को 3 तरह का न्याय देंगे, 5 तरह की स्वतंत्रता देंगे, 2 तरह की इक्वलिटी देंगे, भाईचारा बढ़ाएंगे। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। ठीक, तो ये उद्देश्य है, 4 उद्देश्य हमारे, या 4 गोल। और इससे पहले जो था वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर। तो प्रस्तावना में 3 चीजें अभी हमने मेन देखी, सोर्स ऑफ पावर, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड 4 गोल। तो ये 4 गोल प्रभावित हैं कहां से, ये जो जस्टिस है 3 तरह का, ये जो रशियन रिवॉल्यूशन था मे बी 1917, उससे प्रभावित है, रूस की क्रांति से। और इसके अलावा जो बाकी 3 गोल हैं, फ्रीडम यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों फ्रांस की क्रांति से प्रभावित है। डन। तो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है वो तो यूएसए से लिया गया है, लेकिन प्रियम्बल के अंदर जो 4 गोल हैं, 4 गोल, उसमें से एक गोल रशियन रिवॉल्यूशन से है, और जो बाकी के 3 गोल हैं वो फ्रांस से, है ना, या आप ऐसे भी बोल सकते हो रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, या रूस से और फ्रांस से, ऐसे भी बोल सकते हो। डन। तो इसके बाद क्या है संविधान में, यहां के बाद
कि हम एक ऐसा भाईचारा बढ़ाएंगे जो कि देश की एकता अखंडता इसको बनाए रखें। ठीक। और फिर उन्होंने वो करा है कि हम इस संविधान सभा में एक डेट लिखी गई है 26 नवंबर 1949 कि इस डेट को भारतीय संविधान को एडॉप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना, इनेक्ट करते हैं, यानी कि अधिनियमित करते हैं। अधिनियमित कानून बन जाएगा ये आज सिग्नेचर के बाद, लागू फिर आगे से हो जाएगा, कोई बात नहीं, ऐसे होता है। अभी महिला आरक्षण जो है वो कानून तो बन गया, इनेक्ट हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, लेकिन लागू नहीं हुआ, वो नई जनगणना के बाद होगा। ऐसा होता है, नॉर्मल चीज है। तो इनेक्ट हो गया, एडॉप्ट भी हो गया, और थोड़ा गहराई देने के लिए कि भाई हम बहुत तन मन धन से इसको अपना रहे हैं, तो बोला है गिव टू आवर सेल्फ, गिव टू आवर सेल्फ, हिंदी में बोलते हैं इसको कि आत्मार्पित करते हैं, आत्मार्पित। ये थोड़ी डेप्थ दिखाने के लिए बोला गया है ना। जैसे किसी को बोल दो कि मैं दिल की गहराइयों से तुमसे प्यार करता हूं, तो प्यार करता हूं का भी वही अर्थ है, दिल की गहराइयों से करता हूं का भी वही अर्थ है ना। बट उसको थोड़ा फिलोसफिकल वे में कहने के लिए और थोड़ा डेप्थ दिखाने के लिए ऐसा बोला जाता है, तो वही इन्होंने ये बोला है एक्स्ट्रा। तो 26 नवंबर 1949 को हम सब लोग अपने संविधान को क्या बोला, हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं, अधिनियमित करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं एंड गिव टू आवर सेल्फ, खुद को सौंपते हैं। समझ गए? ये आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी हो गई। मुश्किल से 4 लाइन की प्रस्तावना है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड सिक्योर टू इट्स सिटीजन। क्या सिक्योर कर रहे हैं? 3 टाइप ऑफ जस्टिस, 5 टाइप ऑफ लिबर्टी, 2 टाइप ऑफ इक्वलिटी एंड फ्रॉडर्निटी विच इंश्योर डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल and integrity and unity and integrity of the nation। और हम भारत के लोग इसको 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित, आत्मार्पित और स्वीकार करते हैं। ठीक है, इतना कोई सुनिए इसमें। तो एनफोर्समेंट की या इनेक्टमेंट की, सॉरी एनफोर्समेंट या कमेंसमेंट की डेट, शुरू होने या लागू होने की डेट नहीं दी गई प्रस्तावना में। इतना समझ आ गया? और कुछ देखते हैं अगर प्रस्तावना में, है ना। ये हमने देख लिया है, ठीक। रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सारी चीजें अपनी कवर हो गई हैं। कुछ स्टेटमेंट वगैरह है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक और है छोटा टॉपिक की प्रस्तावना से रिलेटेड केस कौन कौन से हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। सिग्निफिकेंस जो है इन जनरल वो मेंस के लिए काम का है, बट हम उसको भी देखेंगे, उससे भी प्री में क्वेश्चन आ जाता है ना। तो पहले सिग्निफिकेंस ही देखते हैं, प्रस्तावना का महत्व क्या है। तो आप थोड़ा सा समझो, संविधान में जो चीज लिखी हुई है, जैसे मान लो फंडामेंटल राइट, वो सरकार के ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर लिमिट लगाते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते, कानून के ऐसा कानून नहीं बना सकते जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता हो। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार को पावर देती हैं, कुछ करने की पावर, जैसे आर्टिकल 46 में लिखा है कि जो सोशल इकोनॉमिकली बैकवर्ड्स सेक्शन है सोसाइटी का, उसके अच्छाई के लिए सरकार कुछ करेगी। तो सरकार ने उसका फायदा मतलब लागू करते हुए शिक्षा में आरक्षण दे दिया, लेकिन यहां तो लिखा है फंडामेंटल राइट में कि धर्म जाति इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। तो यहां से सरकार को पावर मिली थी कि सरकार उनके लिए कुछ स्पेशल फैसिलिटीज दे, और ये कह रहा है कि आप धर्म जाति का, तो चंपक दोई राजन केस है, हम पढ़ेंगे बाद में इसको, उसने उस आरक्षण को मना कर दिया। फिर उसका सॉल्यूशन निकाला गया। सॉल्यूशन यह है कि फंडामेंटल राइट वाले भाग में जो चीजें लिखी हैं वही फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर सकती हैं, या वो एक्सेप्शन है।
तो उसी में फिर नए आर्टिकल 16(3), 16(4) ये जोड़े गए, जिससे कि एजुकेशन वाला है तो ऑब्वियसली 15 में जुड़ेगा, जिससे उसको लागू इफेक्टिव किया जा सके। अभी वो हमारे कहानी काम की नहीं है, हमने आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया। संविधान में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार पे लिमिटेशन लगाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार को पावर देती हैं या लेजिस्लेचर को पावर देती हैं। प्रियम्बल इसमें से क्या करती है? क्या वो सरकार के ऊपर कुछ लिमिटेशन लगाती है, ये मत करना? क्या वो सरकार को पावर देती है कि आप ये करना? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी व्याख्या में बोला है कि प्रियम्बल ना तो लिमिटेशन लगाती है लेजिस्लेचर पे, ना ही पावर देती है। अब क्वेश्चन ये आया, ना तो लिमिटेशन है ना ही पावर है ना, तो फिर इसका महत्व क्या है? तो पहले आप दो बातें याद रखेंगे। नंबर 1, ना तो ये सरकार के लेजिस्लेचर के लिए सोर्स ऑफ पावर है, ना ही लिमिटेशन है। नंबर 2, ये कैसा है? ऑब्वियसली नॉन जस्टिसेबल, है ना, नॉन जस्टिसेबल, यानी कि गैर न्याय योग्य, या हिंदी में तो कई कई शब्द इसके लिए प्रयोग में आते हैं, गैर न्यायोचित, गैर न्याय योग्य, इस तरह से कई शब्द आते हैं, गैर बाद योग्य भी कुछ कुछ, मतलब कई शब्द आ सकते हैं। तो नॉन जस्टिसेबल, इसका मीनिंग क्या होता है कि ये ऐसा नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा है वो सरकार को लागू करना ही पड़ेगा, जो भी प्रस्तावना में लिखा है, वरना आप कोर्ट चले जाओगे, फिर कोर्ट सरकार को आदेश देगा कि प्रस्तावना में आपने लिखा है भाईचारा बढ़ाओ, तो आप क्यों नहीं बढ़ा रहे, फिर सरकार को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है ना, आप न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय, गैर प्रवर्तनीय भी बोलते हैं इसको हिंदी में ना, गैर प्रवर्तनीय, गैर न्याय योग्य, कई शब्द आ सकते हैं, समझ में आ गया? फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है। अगर फंडामेंटल राइट में कुछ लिखा है और सरकार वैसा नहीं कर रही, तब आप जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो, आर्टिकल 32 to 26, और वो सरकार को आदेश दे सकते हैं कि इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करा जाए। वो फिर सरकार को करना पड़ता है, वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, फिर केस चल जाता है ना। प्रधानमंत्री तक के पद चले गए कंटेम्प्ट, मतलब उसमें, है ना, कोर्ट के डिसीजन से। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, मे भी शायद 15 मिनट या 15 दिन या समथिंग इतनी रेंज में उनको प्रधानमंत्री पद खाली करना था, लेकिन फिर इमरजेंसी लगाई गई है। तो मतलब कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो अपने निर्णय को लागू करा पाए। चलो, तो हमें प्रस्तावना के बारे में पहली बात पता चली कि ना तो ये लिमिटेशन है, ना ही ये सोर्स ऑफ पावर है, और दूसरा पता चला नॉन जस्टिसेबल है। तब फिर क्वेश्चन ये आया, इसका महत्व क्या है? प्री में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा महत्व यह है, इंटरप्रिटेशन का टूल है। हमने पहले उद्देश्य बनाया कि हम जनता को क्या देना चाहते हैं, फिर हमने संविधान बनाया। अब संविधान में कोई लाइन लिखी हुई है, उसके 3 मीनिंग निकलना है, 1, 2, 3। एक केस में अलग अलग पक्ष के वकील उसका अलग अलग अर्थ बता रहे हैं, और फाइनल व्याख्या का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो वो पता लगा लेता है? वो देखता है कि मैपिंग, है ना, कि ये जो संविधान की, मान लो ये दूसरी वाली व्याख्या है, ये व्याख्या प्रस्तावना के अनुरूप है। प्रस्तावना में लिखा है कि न्याय को बढ़ाया जाएगा और इससे न्याय भी बढ़ रहा है, और ये डीपीएसपी के भी अनुरूप है ना, तो मैपिंग चल रही है इसमें। तो फिर इसका मतलब ये वाली व्याख्या सही है ना। तो उसने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने प्रियम्बल को और डीपीएसपी को संविधान की व्याख्या में यूज कर लिया। ये सबसे बड़ा महत्व है प्रियम्बल का, कि वो संविधान की व्याख्या में प्रयोग आती है। अब मान लो ये डिस्प्यूट सरकार में था, गवर्नमेंट कह रही है कि पहली वाली व्याख्या होगी, और कोर्ट कह रहा है कि दूसरी वाली व्याख्या होगी, और कोर्ट कह रहा है कि भाई दूसरी वाली इसलिए होगी जो कि प्रियम्बल से मैच करती है। तो जो सरकार है उसका लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है, वो तो लेजिस्लेचर में संविधान संशोधन लाके उसने प्रस्तावना को ही बदल दिया। अब प्रस्तावना पहली वाली के साथ मैच करने लगी। हमारा सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ देखता है। अब वो व्याख्या करने बैठेगा तो देखेगा कि भाई प्रस्तावना से तो पहली वाली मैच करती है, तो वो ये वाली व्याख्या कर देगा। तो गड़बड़ नहीं हो जाएगी? ऐसे तो सरकार जो चाहे वो कर लेगी फिर,
क्योंकि वो कोर्ट को भी अपने हिसाब से व्याख्या करने के लिए मजबूर कर सकती है, संविधान में संशोधन कर करके, है ना। तो यहां से हमारा अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा, प्रस्तावना संबंधी विवाद। बड़े लंबे विवाद चले, सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार ऐसा ना कर पाए उसके लिए ये बोल दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, और तुम्हें शक्ति है संविधान में संशोधन करने की, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है तो तुम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। तो वैसे व्याख्या नहीं बदलेगी फिर है ना। वो उसमें संशोधन करके नहीं व्याख्या लाना चाह रहे थे, उसने बोल दिया संशोधन नहीं कर सकते क्योंकि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है। तुम्हें शक्ति जो अनुच्छेद 368 में मिली है वो संविधान में संशोधन करने की मिली है, प्रस्तावना भाग नहीं है तो तुम इसमें कर नहीं सकते। तो ये हमने अपने अगले टॉपिक की भूमिका बना ली कि प्रस्तावना संबंधी विवाद में हम क्या देखेंगे। ठीक, अभी हम इसका महत्व देख रहे थे। पहला महत्व तो हो गया कि भाई व्याख्या करने में काम आता है, दूसरा कि इसमें भारतीय संविधान का दर्शन है, उसके वैल्यूज है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मोरलिटी इसमें शामिल है ना। तो इस तरह से कुछ कुछ कि ये सोर्स ऑफ पावर को दिखा रहा है, नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी को दिखा रहा है, और ये हमारे गोल को शो करता है, इसका बहुत महत्व है। तो प्री में कहीं कहीं काम आ सकता है, बेसिकली तो ये मेंस के हिसाब का टॉपिक है ना। हाँ, जो केस हैं ये अपने काम के हैं प्री के लिए, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले केस आया बेरुवारी, यहां हम एक लिस्ट बना लेते हैं और पहले हम कुछ कंसेप्ट करते हैं। केस कौन सा है ये देखेंगे, फिर दूसरा कि उसने प्रस्तावना को पार्ट माना या नहीं माना, संविधान का भाग माना या नहीं माना ये देखेंगे, और अगर संविधान का भाग मानेगा यस तो यहां पे संविधान संशोधन हो जाएगा, चूंकि लेजिस्लेचर को संविधान संशोधित करने की अनुमति है। अगर प्रस्तावना उसका भाग है संविधान का तो वो भी संशोधित हो सकती है। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, संशोधन की पावर यानी कि अमेंडमेंट, संशोधन हो सकता है या नहीं। पहला केस आया बेरुवारी केस। केस के नाम याद रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण केस हैं उनकी डेट भी याद रखनी पड़ेगी। तो बेरुवारी यूनियन केस 1960 में है। इसने कह दिया कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसका मतलब तुम प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकते। बेरुवारी वाली में स्थिति क्लियर है ना। अगला केस आता है फिर गोलकनाथ केस। ये 1967 फंडामेंटल राइट में भी पढ़ेंगे हम। इसने ये स्पष्ट स्थिति तो नहीं बताई, लेकिन इसने ये बोला कि जो प्रस्तावना है वो बहुत महत्वपूर्ण है और जो संविधान निर्माता थे उनके मन को खोलने की कुंजी है। इसका मतलब जब संविधान बनाने वालों ने संविधान में कोई लाइन लिखी, कोई पॉइंट लिखा, कोई उसका फीचर लिखा, तो उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उन्होंने क्या सोच के लिखा था, अगर आप ये जानना चाहते हो तो प्रस्तावना को पढ़ो, चूंकि प्रस्तावना में वैल्यूज हैं, फंडामेंटल्स हैं, तो अंदर के पॉइंट उन वैल्यूज से मैच खाते होंगे, वो व्याख्या सही मानी जाएगी, है ना। तो इसने भी अमेंडमेंट का राइट नहीं दिया। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि ये भाग नहीं माना और संशोधन अभी भी नहीं कर सकते थे। फिर आता है द फेमस वन, केशवानंद भारती केस। ये तो आपने सबने सुना होगा इसके बारे में भी, 1973 केशवानंद भारती केस सुप्रीम कोर्ट में। इसने मान लिया कि भाई प्रस्तावना संविधान का भाग है और संसद उसमें संशोधन कर सकती है, भाग है संशोधन कर सकती है। ऐसा लग रहा है सरकार जीत गई, हाँ, क्योंकि उसको अब संशोधन करने की शक्ति मिल गई, अब वो करेगी अपने हिसाब से संशोधन। लेकिन किसी ने महाभारत देखा हो तो ऐसे शकुनी करता था, शकुनी पहले सामने वाले की बात मान लेता था, फिर बोलता था किंतु, फिर अपनी बात रखता था, और फिर ऐसी बात रखता था कि एक राय पे पानी फेर देता, है ना। तो सब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी करा इसमें, बोले कि भाई है ना, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ में क्या बोल दिया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, आप उसमें संशोधन कर सकते हो
किंतु, है ना, जहां किंतु आ जाए वहां से बात बिगड़ जाती है। कुछ लोगों ने मुहावरा भी बना रखा है कि भाई किंतु परंतु मत करो, ये काम कर दो, कि किंतु के बाद वाली बात खतरनाक होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला किंतु आप आधारभूत ढांचे को नहीं बदल सकते। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया इसमें, है ना, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, सरकार पूछेगी कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है चिंता मत करो, हम बताएंगे समय समय पे बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। और तब से व्याख्या चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चीजों को जोड़ा है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं बदल सकते, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं बदल सकते, है ना। डन। बेरुवाड़ी केस तक, सॉरी केशवानंद भारती, तो बेरुवाड़ी, गोलकनाथ, केशवानंद, ये हमने देख लिया। इसके बाद में फिर एसआर बोम्मई केस है, एसआर बोम्मई केस। उसमें इस बात को फिर मतलब रीइंफेसाइज किया गया कि हाँ पार्ट है, अमेंडमेंट कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद में केस आता है LIC ऑफ इंडिया, है ना, LIC ऑफ इंडिया केस। उसमें भी सेम बात बोली गई कि पार्ट है, संशोधन कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं चेंज कर सकते। तो देखो फिर जैसे 1973 में ये डिसीजन आया, तो सरकार ने उसके 3 साल बाद 1976 में चेंज कर दिया, 42वां संविधान संशोधन 1976। और क्या कर दिया सरकार ने, 3 चीजें जोड़ दी हमने देखा, सोशलिस्ट, समाजवादी सब जोड़ दिया, समाजवादी। दूसरा जोड़ दिया उसमें सेकुलर, यानी कि पंथ निरपेक्ष। और तीसरा शब्द उन्होंने उसमें जोड़ दिया इंटेग्रिटी, यानी कि अखंडता। ठीक, तो प्रस्तावना हमारा कंप्लीट हो गया। नोट्स हिंदी इंग्लिश में फाइल जो है वो अपलोड हो जाएगी। आप लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि थ्योरी पढ़नी है, फिर उसके नीचे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, पिछले लगभग 30-35 साल के क्वेश्चन हमने इसमें लगाए हुए हैं, उनको सोल्व करना है, फिर अगला टॉपिक, फिर क्वेश्चन सोल्व करना है ना। कोई भी डाउट है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे शेयर करके, और है ना, क्लियर कर सकते हो। नीचे क्लास में भी पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।